जय हिंद। वेलकम टू इंडिया तक। भारतीय इतिहास का यह 9वां क्लास है। कौन सा? 9वां क्लास है। और आज के इस क्लास में हम मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश एवं सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। आपको पिछली क्लास में हमने बताया था एक ट्रिक, किसके बारे में? तो मगध साम्राज्य के बारे में हमने एक हसीन मशूक सा नामक ट्रिक बताया था। कौन सा? हसीन मशूक सा। तो इस ट्रिक के बारे में हमने आपको बताया था। ये ट्रिक क्या था? तो इस ट्रिक से हमने मगध साम्राज्य के सभी वंशों के बारे में याद रखा था। तो इस ट्रिक में कौन कौन सा नाम है तो उसको देख लीजिए। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश। और नंद वंश के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो वहाँ से आप इसको भी हम पढ़ा चुके हैं पिछले वाली क्लास में। इन तीनों और साथ में सिकंदर के आक्रमण, इन चारों के बारे में हम आपको पिछले वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं। इस क्लास में हम मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश, साथ में साथ सातवाहन वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ में हम देखेंगे कैसे मौर्य वंश से बीपीएससी ने सिर्फ अकेले एक मौर्य वंश से लगभग 40 प्लस क्वेश्चन पूछा है अभी तक। तो ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश से अभी तक बीपीएससी ने लगभग 40 क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए देर न करते हुए हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं और साथ में फिर बीपीएससी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। अब ये जानते हैं, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। चाणक्य, आप जानते होइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। अंतिम नंद शासक कौन था? तो घानानंद था। कौन? घानानंद। उसको पराजित करके, किसको? घानानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो ये आपको ऑलरेडी पता होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध, मतलब राजनीतिक रूप से भारत को एकत्र किया किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ कि सबसे पहले किस राजा ने भारत को एक राजनीतिक रूप से एकबद्ध, मतलब एकत्र किया? जैसे अफगानिस्तान से लेकर के पूरा, अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार और पूरे नीचे श्रीलंका तक, ये पूरा एकबद्ध किसने किया था? तो भारत को सबसे पहले एकबद्ध किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब इसके कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ लेते हैं। किनके बारे में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में कि इनको बारे में कहाँ क्या कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस। देखिए, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। और ये एक पुस्तक है। कौन सा? एक ऐतिहासिक पुस्तक बोल सकते हैं या एक ग्रंथ बोल सकते हैं। इसमें अर्थात इसमें किसमें? मुद्रा राक्षस में, विशाख दत्त द्वारा लिखे गए मुद्रा राक्षस में किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को नंद राज का पुत्र, क्या? नंद राज का पुत्र वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। क्या? वृषल तथा कुलहीन कहा गया। ये तीन चीज़ें याद रखना है कि विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस में, क्या? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछा है पीपीएससी में कि किसके बुक में या किसके द्वारा लिखे गए पुस्तक में नंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र या वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अगला देखते हैं। यह बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार, किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथ, बौद्धों का एक ग्रंथ है महाबोधि वंश। कौन सा? महाबोधि वंश। इसके अनुसार यह राजकुल से संबंधित था। किससे? राजकुल से संबंधित था। तो बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य राजकुल से संबंधित था। वैसे ही बृहद कथा मंजरी कथा सरिता के अनुसार, बृहद कथा मंजरी कथा सरिता के अनुसार इसकी उत्पत्ति शूद्र से हुई थी, मतलब यह शूद्र से था। ध्यान रखिएगा, बृहद कथा मंजरी तथा कथा सरित सागर के अनुसार, बृहद कथा मंजरी तथा कथा सरित सागर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति शूद्र से हुई थी। किससे? शूद्र से, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के पिता एक शूद्र थे। अगला है मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र था। अब ये किसने कहा? तो हेमचंद्र द्वारा लिखे गए परिशिष्ट पर्वन,
क्या हेमचंद्र द्वारा लिखे गए परिशिष्ट पर्वन में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पोषक जो मोर पालते थे उन्हीं मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र था। जो मोर पालते थे उन्हीं के जो गांवों के मुखिया थे उनके पुत्री का यह पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतनी ऐतिहासिक मान्यताएं हैं कि यह कौन था। इसके स्रोत भारतीय ये स्रोत हो गए, मतलब भारतीय द्वारा लिखे गए पुस्तकों में चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी इस प्रकार से मिलती है। अब विदेशी द्वारा लिखे गए पुस्तकों में चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी कैसे मिलती है ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए पहला विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में सेंड्रोकोटस के रूप में या सेंड्रोकोट्स के रूप में विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की है। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोट्स के रूप में किया है। अगला है एरियन तथा प्लूटार्क। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए आपको ध्यान रखना ही होगा हर हाल में कि सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया, तो विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया, तो विलियम जोन्स ने। अगला है एरियन तथा प्लूटार्क। कौन, एरियन तथा प्लूटार्क। एंड्रोकोट्स को अर्थात एंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में अर्थात एंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने पहचान किया, तो एंड्रोकोट्स के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को एरियन तथा प्लूटार्क ने पहचाना। क्या, एरियन तथा प्लूटार्क के अनुसार एंड्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन, एंड्रोकोट्स ही चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद है जस्टिन। कौन, जस्टिन के अनुसार, किसके अनुसार, जस्टिन के अनुसार सेंड्रोकोट्स और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख है। जस्टिन के द्वारा लिखे गए पुस्तकों में सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख है। अर्थात सेंड्रोकोट्स कौन था, तो सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य था और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख मिलता है किसकी पुस्तकों में, तो जस्टिन द्वारा लिखे गए पुस्तकों में सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख मिलता है। मतलब दोनों मिले थे और यहीं से इन्होंने गेस किया कि यही सेंड्रोकोट्स क्या है, यही सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य है। तो ये हुई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जानकारियाँ जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे और याद रखने होंगे। कुछ और थोड़े से अभिलेख हैं इसके बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत की विजय का श्रेय अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के श्रेय की जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरानानूर में मिलता है। तमिल ग्रंथ अहनानूर और पुरानानूर में यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत का विजय किया था, मतलब दक्षिण भारत में इन्होंने युद्ध लड़के दक्षिण भारत को जीता था। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सिकंदर जब आया था तो यह फिर रिटर्न चला गया, 324 के आसपास रिटर्न चला गया। तो जब सिकंदर रिटर्न गया उन्होंने अपना जो क्षेत्र जीता था वो किसको दे दिया, तो उसने सेल्यूकस को दे दिया। किसको, सेल्यूकस को दे दिया। और सेल्यूकस ने बाद में भारत पर आक्रमण किया। इसके आक्रमण के समय चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ का राजा हो चुका था, किसको, धनानंद को मार करके। लेकिन जब कौन आया था, जब आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में से पहले कौन था, नंदवंश अर्थात घनानंद के समय आया था आपका सिकंदर महाराज। कौन सा, सिकंदर महान। इसको महान कहा जाता है, हालांकि आपको सिकंदर याद रखना है, ठीक है। तो सिकंदर ने सेल्यूकस को देकर चला गया, लेकिन जब सिकंदर आया था उस समय घनानंद था, लेकिन सेल्यूकस ने जब भारत पर आक्रमण किया तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकटर को हरा दिया और सेल्यूकस निकटर ने खुद को बचाने के लिए अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किससे करा दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। तो ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको आपको याद रखना है। आइए चंद्रगुप्त मौर्य के समय हम उसकी सीमाओं को देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब भारत का एकीकरण किया, यूनिफिकेशन किया, तो भारत की सीमाएं आखिर कहाँ से कहाँ तक थी। उत्तर में चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा हिमालय की श्रृंखला तक थी। उत्तर में देखिए हिमालय से आगे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो कहाँ तक था, हिमालय तक था। उत्तर में हिमालय आप याद रख सकते हैं, हिमालय के सीमा तक थी। कहाँ तक थी, हिमालय की सीमा तक। वहीं बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक। कहाँ तक, हिंदू कुश पर्वत तक, मतलब कि समझ लीजिए अफगानिस्तान तक। कहाँ तक, अफगानिस्तान तक। अब अफगानिस्तान तक आपको ऐसे भी याद रखना है कि जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया तो उसने 4 प्रांत भी इसको दहेज मिला था, काबुल, कंधार, और हेरात। इस तरह से करके उन्होंने 4 प्रदेश भी इसको गिफ्ट में दिया था। तो पूरा समझिए पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी चंद्रगुप्त मौर्य के समय शासन काल में था।
अब हमने दो देख लिया, हिमालय की उत्तरी से निकलता उत्तरी सीमा इसका हिमालय तक, पश्चिमी हिंदू कुश पर्वत तक, ये दोनों पर्वतीय श्रेणियाँ हैं, इसको आपको ध्यान रखना होगा। पूर्व में कौन था, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, कहाँ तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, और दक्षिण में मैसूर तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बिखरा हुआ था, मतलब बिखरा हुआ नहीं था, फैला हुआ था। जब इसकी मृत्यु हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के समय हमने देखा कि उत्तर में उसका साम्राज्य कहाँ था, तो उत्तर में हिमालय, पश्चिम में हिंदू कुश, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में मैसूर तक यह साम्राज्य फैला हुआ था। आइए हम आपको मैप से इसको दिखाते हैं। देखिए ये है मौर्य डायनेस्टी का मैप। कौन सा, मौर्य राजवंश का मैप है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, आप तो कहिएगा ये 265 BC दिखा रहा है, कौन सा, 265 ईसा पूर्व। तो आपको ये बात ध्यान होना चाहिए कि मौर्य वंश में सिर्फ अशोक ने ही, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहला, उसने पूरा राजवंश का विस्तार किया, अफगानिस्तान से लेकर के इधर म्यांमार थोड़ा सा इसका नहीं था, लेकिन पूरा उत्तरी गंगा तक था, उत्तर जो लास्ट गंगा है वहाँ तक था। तो उसके बाद आया कौन सा, इसका पुत्र, इसके पुत्र के बाद आया अशोक। अशोक ने बस एक कलिंग जीता था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र ने कोई भी क्षेत्र विजेता के रूप में से नहीं जानता, उसने कोई भी क्षेत्र नहीं जीता था। इस तरह से आप ये मैप जो है पूर्णतः मौर्य डायनेस्टी का है, मौर्य डायनेस्टी का। इसमें से आप अगर सिर्फ किसको निकाल दें, कलिंग को यहाँ से निकाल दें, कहाँ से, उत्कल से कलिंग को निकाल दें, तो क्या बच जाएगा, ये पूरा जो क्षेत्र आपको रेड दिख रहा है यहाँ से, ये पूरा जो यहाँ से पूरा ये किसका था, ये किसके अंदर था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का था। बस यहाँ से आपको ये क्या छोड़ देना है, चंद्रगुप्त मौर्य के छोड़ने से पहले आपको ये निकालना होगा, किसको, तो ये आपको निकालना होगा उत्कल तट। इसको किसने जीता था, कलिंग को जीता था अशोक ने। तो ये आप जानते हुए, और नीचे देखिए, नीचे यहाँ तक गया है। एक चीज़ यहाँ आपको और दिख रहा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल नीचे सत्यपुत्र तक था, कहाँ था, सत्यपुत्र एक राजवंश था, वहाँ तक था। तो ये पूरा देखिए, पूरा आपको दिख चुका है। यहाँ पूरा अफगानिस्तान से होते हुए देखिए, ये हो गया पाकिस्तान, ये पूरा अफगानिस्तान, ये पूरा भारत हमारा, नेपाल भी इसी का अंदर आता था। चलिए, ये जो ब्लू वाला थोड़ा सा दिख रहा है, ये ब्लू वाला इसके शासक के अलग था, मतलब इसके शासन के अंदर का नहीं आता था। तो हमने देखा मौर्य एम्पायर अर्थात मौर्य डायनेस्टी का ये पूरा मैप से पूरा भारत ही मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। चलिए अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। अभी हमने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार को देखा कि उसका शासन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। बात करें इनके साम्राज्य विस्तार का, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट याद रखिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से भी बड़ा था। क्या, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से भी बड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य, या मौर्य साम्राज्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा राज्य था, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य कहीं कहीं छूटा भी था, और फिर कुछ जगहों पे आपको दूसरे जो और यूरोपीय कंपनियां थी या यूरोपीय थे वो भी यहाँ शासन कर रहे थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरा भारत एकीकृत था, पूरा भारत इसके अंदर था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से भी बड़ा था मौर्य वंश। कौन सा, मौर्य वंश। चलिए अब मौर्य वंश के बारे में कुछ जानकारी और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक बार हम शॉर्ट में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, तो मौर्य वंश का संस्थापक किया था चाणक्य की सहायता से। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे। सेल्यूकस कौन था, तो सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। इसने भारत पर मगध पर आक्रमण किया था, और जब यह हारने लगा तो इसने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया। और साथ ही अपना एक राजदूत, इनका राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। तो सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है, जिसमें यह मगध साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य के बारे में विशिष्ट रूप से जानकारी मिलती है। सेंड्रकोट्स अर्थात जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रकोट्स के रूप में की है। चंद्रगुप्त मौर्य के शाहगौर अभिलेख, देखिए अभी अभिलेख के बारे में नहीं पढ़े हैं, अभिलेख आगे चलेंगे, देखिए लेकिन कुछ यहाँ जो है देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शाहगौर अभिलेख में, शाहगौर अभिलेख जो कि तांबा का बना हुआ है, इसमें अकाल की चर्चा की गई। किसकी, अकाल की चर्चा की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु के नेतृत्व में, किनके, जैन गुरु भद्रबाहु के नेतृत्व में 298 ईसा पूर्व, क्या 298 ईसा पूर्व
इन्होंने अपना प्राण का त्याग किया अर्थात इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु इन्होंने खुद से संलेखना विधि से मृत्यु इनकी हुई थी। कौन सा? संलेखना। अब संलेखना क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, संलेखना विधि से इन्होंने अपना प्राण त्याग किया था। ये होता है फास्टिंग। उपवास रह करके इन्होंने क्या किया था? जैन ग्रंथ में फास्टिंग को संलेखना विधि बोला जाता है। उसमें आपको हम जब जैन हम पढ़ाए भी थे तो उस समय हम बताए भी थे, इसमें आत्मा को सताने की बात कही गई थी। तो भद्रबाहु, जैन गुरु भद्रबाहु की अध्यक्षता में संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला, कहाँ? कर्नाटक, जो कि नीचे था, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इन्होंने क्या किया था? संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग किया था। तो ये सारी जानकारियाँ हुई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। किन के बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य से आगे बढ़ते हैं और हम चाणक्य के बारे में देखते हैं। चाणक्य इन्हीं के समकालीन थे। तो आइए अब चाणक्य के बारे में देख लेते हैं। चाणक्य, चाणक्य के पिता, चाणक्य के पिता कौन थे? तो चाणक्य के पिता थे ऋषि चाणक्य। तो देखिए यहाँ लिखा भी आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा। क्या रखा? चाणक्य लिखा रखा। तो किसने? ऋषि चाणक्य ने। तो चाणक्य किन के पुत्र थे? तो चाणक्य ऋषि चाणक्य के पुत्र थे। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा, अर्थात चाणक्य के पिता का नाम चाणक्य था, चाणक्य। कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त नाम की भी साम्यता चाणक्य से की जाती है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं, सॉरी, चाणक्य का अलग नाम, मतलब और भी नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य के कितने नाम हुए? 3। एक चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तो ये तीनों नाम चाणक्य के नाम से ही मैच होते हैं। ये तीनों नाम चाणक्य की हैं। पुराणों में, अर्थात जो हिंदू धर्म ग्रंथ में पुराण है, 18 पुराण है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, चाणक्य का नाम द्विजर्षभ रखा गया। क्या? द्विजर्षभ। द्विजर्षभ का हिंदी अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। कौन सा? श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो पुराणों में चाणक्य को द्विजर्षभ कहा गया है। क्या कहा गया है? द्विजर्षभ। चाणक्य को पुराणों में द्विजर्षभ कहा गया है। द्विजर्षभ जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। कौन सा? श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो ये हुआ चाणक्य के बारे में कुछ जानकारी। अब इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, उनके बारे में जानते हैं। चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौन सी? अर्थशास्त्र। यह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कौन सी? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, अर्थात यह राजनीतिक से या शासन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक से या शासन से संबंधित है। कौन? अर्थशास्त्र। साथ में इसमें राजा के सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं, मतलब एक राज्य के क्या क्या होना चाहिए, एक राज्य में क्या क्या होना चाहिए, यही 7 चीज़ें दी गई है और इसी को राज्य के सप्तांग सिद्धांत कहा गया है। इसी में विदेश नीति की भी चर्चा की गई है। तो देखिए इन दोनों से क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में कि चाणक्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो वह शासन के सिद्धांतों से संबंधित है। शासन के सिद्धांतों का मतलब यहाँ है कि यह राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित है। किससे? राजनीतिक सिद्धांतों की पुस्तक या राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र समझ के आप आर्थिक से नहीं समझ लीजिए। किससे? आर्थिक से नहीं समझिएगा। इनका पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र भले ही है, लेकिन यह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं और इसी सप्तांग सिद्धांत में विदेश नीति की भी चर्चा की गई है। ये सप्तांग सिद्धांत कौन कौन से? इसी देखिए, तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत है। पहला तो सबसे पहला राजा होना चाहिए, या सप्तांग सिद्धांत में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले सप्तांग सिद्धांत में राजा, एक योग्य राजा होना चाहिए। उसका अमात्य, एक योग्य मंत्री होना चाहिए। मंत्री को ही अमात्य बोला जाता था। फिर बहुत सारे उसके अंदर जनपद होना चाहिए। राज्य को दुर्ग से घिरा होना चाहिए। राजा के पास कोष होना चाहिए, मतलब धन होना चाहिए। राजा को दंड देने में हिचकिचाना भी नहीं चाहिए। राजा के मित्र भी होने चाहिए, मतलब अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। इसी में चाणक्य ने विदेश नीति की भी चर्चा की है। तो ये हुए राजा के सप्तांग सिद्धांत। ये आपको एक बार पढ़ के रखना है, क्योंकि बीपीएससी ये देख सकता है कि इसमें से कौन चाणक्य या चाणक्य की लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो इसमें 2-3 दे भी सकता है, तो ध्यान रखना है। राजा, फिर राजा की मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष अर्थात धन, दंड और मित्र, ये सभी क्या है? तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत है। ये किस पुस्तक में लिखित है? तो ये चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र में वर्णन है इसका।
तो अभी हमने अर्थशास्त्र के बारे में इतनी चीज़ें पढ़ी। अब और कुछ अन्य संबंधित तथ्य देखते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक में जो क्या क्या दिया गया है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक में ये कहा गया है, किसमें, अर्थशास्त्र पुस्तक में ये कहा गया है कि पति द्वारा परित्यक्त, मतलब वह पत्नी जिसके पति ने छोड़ दिया हो वो विवाह विच्छेदन कर सकती थी, मतलब कि वो तलाक ले सकती थी। अगर किसी औरत को उसके पति ने छोड़ दिया है तो वो क्या कर सकती है, विवाह विच्छेद की उन्हें अनुमति थी, मतलब वो तलाक ले सकती थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पुस्तक में यह पता चलता है, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय की किस पुस्तक में पता चलता है कि उस समय विवाह विच्छेदन की अनुमति थी। विवाह विच्छेदन का मतलब होता है, देखिए विवाह तो हो गया शादी, और विच्छेदन मतलब अलग होना, तो ये क्या हो गया, तलाक। तो तलाक की अनुमति अर्थशास्त्र में थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, बहुत समय तक पति के विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उनका त्याग कर सकती थी। इसके भी बारे में जानकारी हमें अर्थशास्त्र से ही मिलती है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय कहकर प्रवेश दिया गया है। ध्यान रखिएगा, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य अर्थात मनु द्वारा बुलाए गए क्षत्रियों कहकर प्रवेश दिया गया है। तो ये सभी अर्थशास्त्र से मिलने वाली जानकारियाँ हैं। और आपको एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र की पुस्तक ना होकर वह राजनीतिक से संबंधित है। ये हुए चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन उनके गुरु चाणक्य के बारे में। सबसे पहले हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक। फिर हमने चाणक्य जी, उनके गुरु जी के बारे में पढ़ा, और फिर हमने यहाँ से कुछ मिलने वाली डिटेल्स को देखा अच्छे से, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि मौर्य वंश का दूसरा शासक। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 में ही हो गई। इन्होंने अपना प्राण त्याग कहाँ किया था, तो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से। कौन सा, संलेखना विधि से। तो आई होप इसे आप याद कर चुके होइएगा और ये आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। अगला जो उत्तराधिकारी हुआ, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी हुआ वह बिंदुसार हुआ। कौन हुआ, बिंदुसार। और बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, अमित्र घात। ध्यान रखिएगा, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का था। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अभी जो हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा वो जैन की विधि, संलग्ना विधि से इन्होंने अपना प्राण त्याग किया था, तो वो जैन धर्म का समर्थक था। लेकिन बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का समर्थक था। किसका, आजीवक संप्रदाय। इसने सीरिया नरेश, यहाँ देखिए नेसर हो गया, यहाँ सीरिया नरेश डाइमेकस से शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। किसकी, सीरिया नरेश डाइमेकस से शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी। इसने जम्मू कश्मीर में जब विद्रोह हुआ था तो पहले अपने पुत्र जम्मू कश्मीर में सबसे पहले अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। किसको, सुसीम को भेजा था, लेकिन सुसीम वहाँ पिटा गया और वापस आ गया। तो फिर इसने चंद्रगुप्त मौर्य को भेजा। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, अशोक को भेजा। किसको, अशोक को। और अशोक ने मात्र एक दिन में सारे विद्रोह को दबा दिया। इसने जितने भी विद्रोही लोग थे सबको मार दिया, जितने भी विद्रोही थे सबका कत्लेआम करवा दिया। किसने, अशोक ने। तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अशोक जब विद्रोह दबाने गया था, कहाँ गया था, अशोक जब विद्रोह दबाने गया था कश्मीर, तो वह कहाँ का राजा था, तो वह अवंती का उपराज्यपाल या राजा था। कहाँ का, अवंती। तो ध्यान रखना है, अवंती का राजा था। चलिए आगे मिलेगा भी। और थोड़ा सा बिंदुसार के बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। बिंदुसार के अन्य नामों की बात करें तो इनका नाम अमित्रघात, जो कि अमित्रोकेडिज, यूनानी लेखकों के अनुसार अमित्रोकेडिज कहा गया है, और हिंदी लेखकों के अनुसार इसे अमित्रघात कहा गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार इसे सिंहसेन कहा गया है। क्या, सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोकेडिज कहा है और भारतीय लेखकों ने इसे अमित्रघात कहा है। तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए इसने अपने पुत्र अशोक को भेजा। किसको, अशोक को भेजा। और इसकी जानकारी हमें दिव्यावदान में मिलती है। किसमें, पुस्तक दिव्यावदान में इसकी जानकारी मिलती है कि अशोक को उस समय पाकिस्तान में भी तो कश्मीर है ही, तो कश्मीर मतलब पूरे कश्मीर, ये नहीं कि भारत के कश्मीर या पाकिस्तान, उस समय तो पूरा विभाजन था ही नहीं, पूरा भारत एकीकृत था। तो कश्मीर में विद्रोह को दबाने के लिए, क्या, कश्मीर में विद्रोह को दबाने के लिए इसने अपने पुत्र अशोक, पहले तो इसने सुसीम को भेजा था
और सुसीम गया, पिटा करके आ गया और फिर इसने अशोक को भेजा। अशोक जब यह विद्रोह दबाने गया तो हमने आपको बताया कि यह अवंती का राजा था। इसने एक ही दिन में पूरे विद्रोह को दबा दिया। किसने? अशोक ने। तो ये हमने देखा किसके बारे में, तो मौर्य वंश के दूसरे शासक के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं। स्ट्रैबो के अनुसार, किसके बारे में सर? स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत डाइमेकस का आगमन हुआ था इसके राज्य समय। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि बिंदुसार, एक बात आपको और हम बताते चले कि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज होता है। इसका नाम बिंदुसार था। क्या? बिंदुसार था। और जो हमने पहला हर्यक वंश पढ़ा था, हसीन मसूसा में जब हर्यक वंश पढ़ा था उसमें एक बिंबिसार था। तो दोनों में आपको ध्यान रखना है, वो बहुत पहले था इससे। तो वो हर्यक वंश का बिंबिसार था, ये बिंदुसार। क्या? बिंदुसार। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रैबो के अनुसार, किसके? स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत डाइमेकस का आगमन हुआ था किसके राजकाल में? तो बिंदुसार के राज में। बिंबिसार नहीं, बिंदुसार, ध्यान रखिएगा। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत डायनोसिस का आगमन भी इसके राज समय में हुआ था। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ से कि डायनोसिस किसका राज्यपाल या इसका किसका राजदूत बनकर के किसके शासन में आया था? तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। साथ ही यहाँ पूछा एंटियोकस कहाँ का राजदूत था और किसके शासनकाल में भारत आया था? यह डाइमेकस का राजदूत था सॉरी एंटियोकस का राजदूत था और डाइमेकस एंटियोकस का राजदूत था। और यह स्ट्रैबो के पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है। सीरिया के शासक एंटियोकस से, तो एंटियोकस का राजदूत कौन था? अभी हमने पढ़ा कि एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस था। कौन? डाइमेकस था। तो जब एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस भारत आया तो उससे बिंदुसार ने अनुरोध पत्र भिजवाया सीरिया के शासक एंटियोकस को। किसके? एंटियोकस को, कि वह मीठी मदिरा मतलब मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक भेजने की कृपा करे। तो इसने मीठी मदिरा भी भेजी थी, सूखी अंजीर भेजी थी, लेकिन दार्शनिक अर्थात शिक्षक को नहीं भेजा था, क्योंकि उसने कहा था कि हम लोग शिक्षकों का व्यापार नहीं करते हैं। तो ये हुआ किसके बारे में? तो ये हमने पढ़ लिया बिंदुसार के बारे में। किसके बारे में? बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के कुछ मान्यताओं के अनुसार लगभग 100 से अधिक पुत्र थे। कितने? 100 से अधिक पुत्र थे। इनमें सबसे योग्य अशोक था। कौन? अशोक था। इसने अपने सभी भाइयों की लगभग हत्या कर दी, मतलब 100 के 100 की हत्या करके ये क्या बन गया? यह खुद मगध साम्राज्य बन गया। तो अगला हमारा है मगध साम्राज्य, अशोक के बारे में। अब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक को महान अशोक या अशोक महान, क्या? महान अशोक या अशोक महान, और देवनाम प्रियदर्शी। कौन सा नाम? देवनाम प्रियदर्शी, अर्थात देवताओं को वह नाम जो देवताओं को प्रिय है या देवताओं को प्रिय नाम से इसका भी उपनाम था। यह किसका नाम था? देवनाम प्रियदर्शी। तो यह अशोक का नाम था। जम्मू कश्मीर में जब विद्रोह हुआ था, जम्मू कश्मीर में विद्रोह हुआ था किसके समय में? तो अशोक के पिता बिंदुसार के समय में। किसके समय में? बिंदुसार के समय में जम्मू कश्मीर में जब विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह को दबाने के लिए, जम्मू कश्मीर में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पहले बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम जाकर वहाँ से पिटा करके लौट आया। उसके बाद अशोक को भेजा। तो अशोक को जो भेजा गया, तो अशोक उस समय क्या था? तो अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल था या उपराजा था। कहाँ का? अवंती या उज्जैनी। ध्यान रखिएगा, अवंती या उज्जैनी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इतना जोड़ देकर बता रहे हैं। अवंती या उज्जैनी का राज्यपाल था जब इसे जम्मू कश्मीर विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। इसने विद्रोह को एक ही दिन में शांत कर दिया। कितना दिन में? एक ही दिन में विद्रोह को शांत कर दिया। और वहाँ पे इन्होंने श्रीनगर राज्य की स्थापना की। कौन सी? श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर में स्थित श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। किसने? इसी बिहारी अशोक ने की थी। ठीक है। अब इसका राज्याभिषेक की बात करते हैं। तो अशोक का राज्याभिषेक, किसका? अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 269 BC, अर्थात 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। अपने राज्याभिषेक के 8वें साल, तो 8 साल, देखिए BC है, ईसा पूर्व है तो घटेगा, तो 69 से 8 घटाइएगा तो 61 हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से घटता है, ईसा पूर्व में उल्टा चलता है, ध्यान रखिएगा। तो अपने राज्याभिषेक के 8वें साल में, कब? 261 ईसा पूर्व। कब? 261 ईसा पूर्व।
अपने राज्याभिषेक के 8वें साल 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। कहाँ पे? कलिंग पे आक्रमण किया था। और कलिंग के आक्रमण में हुए विभीषिका और विनाश को देखते हुए उसका मन जो है उद्वेलित हो उठा, मतलब वो कुंठित हो गया और वो इसने हिंसा छोड़ने की बात कर दी, मतलब हिंसा छोड़ दी। तो ये होता है सबसे यहाँ इसका टर्निंग पॉइंट। इसने अपने राज्य के अर्थात राजा बनने के 8वें साल में कलिंग आक्रमण किया। उसमें हुए विभीषिका को देखते हुए इसने इसका मन भर गया युद्ध से और इसने युद्ध त्याग दिया। क्या कर दिया? युद्ध त्याग कर दिया और इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या कर लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया। अब युद्ध त्यागने के बाद क्या हुआ कि यह उदास रहने लगा। तो इसके लेकिन इसने देखा कि इसका एक भतीजा था निग्रोध नाम का, वो क्या करता था? बहुत ही खुश रहता था। तो उसने इसके बारे में पूछा तो निग्रोध ने बौद्ध धर्म अपनाने की इसको क्या दी? प्रेरणा न दी। तो अशोक को बौद्ध धर्म अर्थात अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा कौन दी थी? तो इसे निग्रोध ने दिया था। किसने दिया था? निग्रोध ने। और अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। किसने दी थी? उपगुप्त ने। ध्यान रखिएगा, प्रेरणा निग्रोध से मिला था, ये उसका भतीजा था। तो निग्रोध से अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा मिली थी और उपगुप्त ने इसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, कौन? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ध्यान रखिएगा, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तथा यह अपने राज्याभिषेक के कब? राज्याभिषेक के 10वें वर्ष इसने गया की यात्रा की थी। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष इसने गया की यात्रा की थी तथा राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी इसने। इसे ही धम्म यात्रा भी कहा, इसने धम्म यात्रा कहा था। ध्यान रखिएगा। तो अशोक के बारे में हमने पढ़ा, कश्मीर विद्रोह दबाया, राजा बना 69 में, फिर 8 साल बाद यह क्या बन गया? 8 साल बाद इसने युद्ध त्यागा। कब? इसने कलिंग विजय के साथ, कलिंग में हुए विभीषिका को देखते हुए। और कलिंग में हुए विभीषिका या युद्ध या इसे कलिंग विजय की जानकारी इसके 13वें शिलालेख से मिलती है। कौन सा? 13वें शिलालेख से। ये भी बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। इसने अपने पुत्री संघमित्रा को और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। 10वें वर्ष यह गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। यह होगा शॉर्ट रिवीजन। अब चलिए अशोक के बारे में और हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे, क्योंकि अशोक मगध साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। इसने क्या किया? तो मगध साम्राज्य का विस्तार तो बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन इसे इसके नीतियों के कारण इसे अशोक महान के नाम से इसे जाना जाता है। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार, क्या? बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में कहाँ का? तो अवंती और उज्जैनी का राजा था। हमने आपको अभी बताया कि जब यह कश्मीर विद्रोह दबाने गया था तो यह क्या था? यह उज्जैनी या अवंती का शासक या राज्यपाल था। तो अपने पिता, इसका पिता कौन था? बिंदुसार। तो अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में यह अवंती या उज्जैनी का शासक था। इसने धर्म का प्रतिपादन किया, मतलब धर्म का प्रतिपादन किसने किया? तो सम्राट अशोक ने। एक चीज़ से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये क्या है? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य। यह किससे संबंधित था? तो यह आपको जैन धर्म से संबंधित था, क्योंकि इसने जैन धर्म में लिखित संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का हो गया। उसके बाद है बिंदुसार। बिंदुसार क्या था? तो वो आजीवक संप्रदाय का था। क्या? आजीवक संप्रदाय का था। आजीवक संप्रदाय का था बिंदुसार। और बौद्ध का था अशोक। अशोक ने बौद्ध अपनाया था, लेकिन इसने इसे राजधर्म नहीं अपनाया। यह धार्मिक रूप से बहुत ही उदार था। इसने कहा कि बौद्ध धर्म अच्छा है, जिसे मानना है माने, नहीं तो वो स्वतंत्र है अपने मानने के लिए, किसी को इसमें दबाव नहीं डाला जाएगा। और इसने इतना ही नहीं, इसने आजीवक संप्रदाय को, क्या? आजीवक संप्रदाय को बराबर की गुफाओं में क्या विहार का निर्माण करवा कर दिया था। आजीवक संप्रदाय को इसने बराबर की गुफाओं दान में दिया था उन्हें रहने के लिए। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सम्राट अशोक दूसरे धर्म में आया था। चलिए, इसके शासनकाल में सभी धर्मों को समान रूप से क्या दिया गया था? आगे वर्चस्व, मतलब बढ़ावा दिया गया था। इसलिए इसे अशोक महान भी कहा जाता है, इसके धार्मिक उदारता के कारण। अशोक मगध का राजा कब बना था? देखिए, इसमें कहीं 269 मिलता है, कहीं 273 मिलता है। यहाँ हमको 269 ही याद रखना है। और इसके 8वें साल 261 में वो क्या बन गया? 261 में वो क्या बना?
261 में बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक का राज्याभिषेक देखिए आ गया, अशोक राजा बना था 273 में, ठीक है। अब उसने बहुत सारे भाइयों की कत्ल किया, लेकिन इसका राज्याभिषेक 269 में हुआ था। ये दोनों में आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, राजा बना लेकिन राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा में। अशोक मगध का राजा बना था 273 ईसा पूर्व में, और अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में होता, और राज्याभिषेक के 8वें साल 261 ईसा पूर्व में यह बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अशोक का पुराणों में नाम, तो पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। कौन सा? अशोक का पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। क्या मिलता है? अशोक वर्धन। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्रा में। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्रा में तीसरी बौद्ध संगीति किसके? अशोक के शासनकाल में हुई थी, मेगालिपुत्तिस की अध्यक्षता में। किसकी? मेगालिपुत्तिस की अध्यक्षता में। चलिए आपको कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट, सेकेंड और यहाँ थर्ड हमने बता दिया, फोर्थ यह कब और किसके शासनकाल में हुआ, इसे आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि पाटलिपुत्र में जब तृतीय बौद्ध संगीति हुई अशोक के शासनकाल में, तो यहाँ क्या संग्रह किया गया था, मतलब किस उद्देश्य से किया था, यहाँ कौन सा मुख्य काम क्या किया गया था, ये आपको हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निग्रोध द्वारा, देखिए अभी हमने आपको बताया था कि इसे बौद्ध धर्म की प्रेरणा निग्रोध से मिली है, लेकिन निग्रोध द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। तो ये कहीं कहीं एक दीपवंश और महावंश नामक पुस्तक है। कौन कौन सा? दीपवंश और महावंश नामक पुस्तक है। इसमें अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख है। किसके द्वारा? निग्रोध के द्वारा। लेकिन मान्यता, मतलब अभी जो प्रेजेंट मान्यता है उसके अनुसार निग्रोध ने अशोक को क्या किया था? प्रेरित किया था बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। लेकिन उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख यह दिव्यावतार नामक पुस्तक में मिलता है। तो ये पुस्तकों, दोनों पुस्तक है, ध्यान रखना है। इन दोनों पुस्तकों में उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख दिव्यावदान में मिलता है। कहाँ? दिव्यावदान में। और अशोक एवं दशरथ, अशोक का पुत्र दशरथ भी था, अशोक का पुत्र महेंद्र और महेंद्र के पुत्र दशरथ, ये दोनों क्या थे? ये दोनों बौद्ध अनुयायी थे। क्या थे? बौद्ध अनुयायी थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमने अभी अशोक के बारे में क्या क्या पढ़ा? तो अशोक को दीक्षित किए जाने का उल्लेख निग्रोध द्वारा, ये दीपवंश में मिलता है, और उपगुप्त द्वारा दीक्षित किए जाने का जो है वो दिव्यावदान में मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। और कलिंग में ये सबसे इसके महत्वपूर्ण घटना थी इसके जन्म की, मतलब इसके पूरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध थी अशोक के जीवन की, क्योंकि इसी ने इसे परिवर्तित कर दिया। अशोक के राज्यकाल की सबसे बड़ी घटना थी, यह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इस कलिंग युद्ध में विजेता अशोक ही था। इस कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी, अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। कौन से? 13वें शिलालेख। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, जो छोटे वगैरह एग्जाम है उसमें, कि कलिंग युद्ध की जानकारी कौन से शिलालेख में मिलता है, तो वो अशोक के 13वें शिलालेख में। अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में यह घटना हुई थी। आपको हमने बताया कि अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 269 ईसा पूर्व में। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद यह कलिंग युद्ध हुआ था, और कलिंग युद्ध में हुए विभीषका को देखते हुए अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलिए अब अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ लेते हैं। अशोक के शिलालेख को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अब ये कौन कौन से 3 भाग हैं? तो अशोक के शिलालेखों को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। अभिलेख इसके कौन कौन से हैं? तो पहला है शिलालेख, मतलब शिलाओं पे लिखे गए, स्तंभ पे लिखे गए, और गुहालेख कहीं खुदाई करके। तो इन तीनों के बारे में हम विस्तृत रूप से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से सिर्फ स्तंभ लेखों के बारे में पूछता है। और सबको मिलकर इसके द्वारा लिखे गए 14 अभिलेख मिले हैं। इन 14 के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो स्तंभ लेख में सबसे महत्वपूर्ण है वो है भब्रू अभिलेख। कौन सा? भब्रू अभिलेख। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें इसने अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट कहा है। क्या कहा है? मगध सम्राट कहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, अशोक का एकमात्र अभिलेख जिसमें इन्होंने क्या अशोक को स्वयं को मगध सम्राट कहा है। अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट किस अभिलेख में कहा है? तो यह भब्रू अभिलेख में। कौन सा? भब्रू अभिलेख में। और साथ ही मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख, एक है मास्की और दूसरा है गुर्जरा, इसमें इसका नाम अशोक मिलता है। मास्की तथा गुर्जरा, इसमें इसका नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। बाकी अन्य में इसका नाम
प्रियदर्शी मिलता है। क्या? प्रियदर्शी अशोक मिलता है। मैक्सिमम में प्रियदर्शी अशोक मिलता है। लेकिन भबरू में इसने खुद को मगध सम्राट कहा है। और मास्कियम गुर्जरा अभिलेख में इसने क्या कहा है खुद को? तो मास्कियम गुर्जरा में इसका नाम अशोक मिलता है। तो ये हुए इनके अभिलेखों के बारे में। अब हम सभी इनके द्वारा मिले जो 14 अभिलेख हैं इनके बारे में जानेंगे कि किस अभिलेख में इसने किस अभिलेख से इसकी क्या जानकारी मिलती है। तो 14 के बारे में नहीं, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में हम जान लेते हैं। अशोक द्वारा लिखे गए अभिलेखों में 14 अभिलेखों का एक सूची मिला है। कितना? 14 अभिलेखों का एक सूची मिला। अब ये 14 अभिलेख कौन सा है? तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ये 14 विभिन्न लेखों का एक समूह जो 8 स्थानों से मिले हैं। किसने? 8 स्थानों से मिले हैं। 14 अभिलेखों का एक समूह, और ये मैक्सिमम मतलब अधिकतम प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सा? भाषा प्राकृत एवं ब्राह्मणी लिपि में। अन्य भाषाओं का यूज किया गया है लेकिन बहुत कम मात्रा में किया गया है। लेकिन सर्वाधिक बोला जाए तो अधिकांशतः यह प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में इसके अभिलेख पाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अशोक के जो 14 अभिलेख मिले हैं या 8 स्थानों से मिले हैं। कितने? 8 स्थानों से 14 अभिलेख मिले हैं, जिसमें अधिकांशतः प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि का उपयोग किया गया है। तो आपसे अगर सिर्फ डायरेक्टिव पूछेगा कि अशोक के जो है शिलालेखों में कौन सा भाषा का या लिपि का प्रयोग किया गया है, तो भाषा की बात किया जाएगा तो भाषा में आ जाएगा आपका प्राकृत, और ब्राह्मणी में लिपि में आ जाएगा ब्राह्मणी। क्योंकि ये मैक्सिमम तो पूछेगा, जिसको भी मैक्सिमम है उसी को पूछेगा। अरे तो अगर विशेष किसी नाम की जगह पूछेगा तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये हुए 14 अभिलेखों के बारे में। आइए हम देख लेते हैं। अशोक का पहला अभिलेख में अहिंसा की चर्चा की गई है। किसकी? अहिंसा की। अहिंसा का मतलब क्या? तो इसमें बताया गया है कि हमें पशु बलि नहीं देना चाहिए। अर्थात इसमें सबसे पहले मोर अर्थात मोर कौन? पीकॉक, इसकी हत्या पर रोक लगाई गई है। किसकी? पीकॉक के, मोर जो है इस पे इसकी हत्या पर रोक इसके प्रथम अभिलेख से पता चलता है। अर्थात अहिंसा की जो है चर्चा इसके प्रथम अभिलेख में है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक के किस अभिलेख से अहिंसा की जानकारी मिलती है? तो यह अहिंसा की जानकारी हमें अशोक के प्रथम अभिलेख या प्रथम शिलालेख से मिलती है। जो 14 शिलालेख है उनमें प्रथम से मिलती है। दूसरा क्या है? दूसरा में पशु चिकित्सा की बात की गई है। किसकी? पशु चिकित्सा की बात की गई है अशोक के दूसरे अभिलेख में। अब इसमें एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि इसमें कुछ दक्षिण भारतीय राज्य का भी चर्चा है। कौन कौन से? चेर, पांड, चोल की चर्चा नहीं है। श्रीलंका की चर्चा है, सत्यपुत्र की चर्चा है, और इतने दक्षिण भारत में जितने राज्य थे इनकी सभी चर्चा, लेकिन चोल की चर्चा नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एक ही पूछेगा, ये किसकी चर्चा है नहीं पूछेगा, किसकी चर्चा नहीं है ये पूछेगा। तो चोल की चर्चा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है तीसरा अभिलेख। तीसरे अभिलेख में 3 अधिकारियों की नियुक्ति। देखिए ये अधिक है, क्या होगा? 3 अधिकारी। तो 3 अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा है। तीसरे अभिलेख में 3 अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा है। ये 3 अधिकारी कौन कौन से हैं? राजुक, युक्तक और प्रदेशक। कौन कौन से? राजुक, युक्तक और प्रदेशक। कौन? प्रदेशक। तो ये 3 अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा तीसरे देखिए तीसरे अभिलेख में 3 अधिकारी। कौन सा? राजुक, युक्तक और प्रदेशक। चौथे में भैरव घोष की जगह धम्म घोष, मतलब युद्ध के जगह धम्म, और शांति मतलब बुद्ध के मार्गों पर चलने का जोर दिया गया है। ये चौथे अभिलेख में। 5वें अभिलेख में धम्म महामात्र की चर्चा है। धम्म महामात्र वो होता था जो लोगों के आचरण संबंधी कार्यों को देखता था कि लोग आचरण सही से आचरण में है या नहीं। तो ये किस अभिलेख में? ये 5वें अभिलेख में है। धम्म महामात्र का काम था लोगों के धार्मिक शिक्षा देना या धर्म के बारे में उन्हें नैतिक शिक्षा के लिए प्रेरित करना, लोगों को देखना कि यह धर्म पे है या नहीं है। 7वां अभिलेख की बात करें तो 7वां अभिलेख में आपको सिंपली याद रखना है कि यह सबसे बड़ा अभिलेख है। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख 7वां अभिलेख है। अब सबसे बड़ा ही गया है तो सबसे छोटा कौन सा होगा? तो नेपाल का रुमिनदेई। कौन सा? रुमिनदेई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। नेपाल का रुमिनदेई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। वैसे है 8वां अभिलेख। 8वें अभिलेख से अशोक के 8वें अभिलेख से इसके धम्म यात्रा की चर्चा मिलती है। धम्म यात्रा में वह सबसे पहला अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, राज्याभिषेक 269 और 269 में आप 10
घटा दीजिए, तो मतलब 259 में यह कहाँ गया, गया। ये इसकी चर्चा किसे मिलती है, तो यह 8वें अभिलेख में, किसमें, 8वें अभिलेख में। उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण है 12वां अभिलेख। 12वें अभिलेख में स्त्री महामात्र की चर्चा है। किसकी, स्त्री महामात्र की। स्त्री महामात्र स्त्रियों की स्थिति को सुधारने, शिक्षा के लिए कार्य करने के लिए इसे, और स्त्रियों को धर्म से जोड़ने के लिए, उन्हें धार्मिक शिक्षा देने के लिए स्त्री महामात्र की नियुक्ति की गई थी। तो अशोक के काल में स्त्री महामात्र की नियुक्ति उसकी किस अभिलेख से मिलती है, तो स्त्री महामात्र की नियुक्ति की जानकारी उसके 12वें अभिलेख से मिलती है। अगला है 13वां अभिलेख। 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें अभिलेख में। अब है 14वां एक। 14वां और अंतिम में है, अशोक ने कहा है कि हमने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं और इन अभिलेखों में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। इन त्रुटियों के लिए जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इन त्रुटियों के लिए जिम्मेदारी है उनकी जिन्हें लिखने के लिए दिया गया था, मतलब खुदाई करने लिखने वाले की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है इसमें त्रुटियों के लिए, कि मतलब इसने उसमें माफ़ी मांगी है अपने जनता से। तो ये हुआ अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में। अब अशोक से जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अशोक का नाम क्या था, तो हमने बताया अशोक का अधिकतम जगह पर नाम इसका प्रियदर्शी अशोक मिलता है। क्या मिलता है, प्रियदर्शी अशोक मिलता है। लेकिन इसे और किस नाम से भी जाना जाता है, तो अशोक को अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। अशोक का नाम हम आपको बता चुके हैं कि प्रियदर्शी अशोक भी था इसका नाम। अच्छा, उसके बाद है गुर्जरा अभिलेख। कौन सा, गुर्जरा अभिलेख। तो अशोक ने गुर्जरा और मास्की अभिलेख में खुद का नाम अशोक बताया है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये गुर्जर अभिलेख कहाँ है, तो गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश और मास्की कर्नाटक में। मास्की अभिलेख कर्नाटक, गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश, इन दोनों में इसने खुद का नाम अशोक बताया है। क्या बताया है, खुद का नाम अशोक बताया है। तो क्वेश्चन पूछेगा अशोक के वे अभिलेख जहाँ में उसने खुद का नाम अशोक बताया, तो कौन कौन से अभिलेख हैं, गुर्जरा और मास्की। कौन कौन से, गुर्जरा और मास्की। भबरू अभिलेख जो कि है राजस्थान में, तो राजस्थान के भबरू अभिलेख में इसने खुद को मगध सम्राट कहा है। क्या कहा है, खुद को मगध सम्राट। और इसमें साथ ही इसने बौद्ध धर्म के 3 रत्नों की चर्चा की है। नेपाल का रुमिनदेही अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख था। कौन सा, नेपाल का रुमिनदेही अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख था। अशोक का कौशाम्बी अभिलेख इसकी पत्नी कारुबाकी के लिए समर्पित था। किसके लिए, इसकी पत्नी कारुबाकी के लिए। किसकी, अशोक की पत्नी कारुबाकी, कारुबाकी को समर्पित था अशोक का कौशाम्बी अभिलेख। इसमें बताया गया कि यह बहुत दयालु महिला थी, यह बहुत ही दान वगैरह करती थी। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख अर्थात इसकी पत्नी के लिए जो इसने अभिलेख लगाया था कौशाम्बी अभिलेख, इसे अकबर ने अकबर इसे कौशाम्बी से अपने साथ इलाहाबाद लेकर चला गया। तो कौशाम्बी अभिलेख को अकबर इलाहाबाद अपने साथ लेकर चला गया। वैसे ही है अशोक का टोपरा व मेरठ अभिलेख। कौन कौन सा, टोपरा व मेरठ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक, कौन, FST, फिरोज शाह तुगलक टोपरा और मेरठ अभिलेख को दिल्ली अपने साथ लेकर चला गया। कौन, तो टोपरा और मेरठ अभिलेख को अशोक के टोपरा और मेरठ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर चला गया था। कहाँ, दिल्ली लेकर चला गया। बिहार में अशोक के कौन कौन से शिलालेख हैं, तो बिहार में अशोक का रामपुरवा अभिलेख, बिहार के ये सभी पश्चिम चंपारण जिले में। कहाँ, पश्चिम चंपारण जिले में बिहार के। और बिहार के रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, ये 3 जगह से इसको क्या मिला है, 3 जगह से चंपारण अभिलेख, चंपारण में 3 जगहों से क्या मिला है, अभिलेख मिला है। तो आपको ध्यान रखना है अशोक के 3 अभिलेख चंपारण से मिले हैं। कहाँ कहाँ से, तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा से, ये 3 जगह से अशोक के शिलालेख मिले हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। देखिए बृहद्रथ वंश सबसे पहला वंश था पुराणों के अनुसार मगध वंश का, और मौर्य साम्राज्य का भी अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो इस तरह से आप इसे नाम याद रख सकते हैं कि अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की नींव डाली थी। किस वंश की, शुंग वंश की। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम अशोक के कुछ खुदाई और कुछ अभिलेखों के बारे में और पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम प्रांतों और इसके राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के समय जो प्रांत थे और उनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ थी, तो अशोक के समय नहीं बल्कि पूरे मगध साम्राज्य के समय में उत्तरापथ नाम के एक राज्य था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। एक अवंती था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। एक राज्य कलिंग था जिसकी राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ था जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी।
प्राच्य या पूर्व देश, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो अशोक के समय कितने राज्य थे? तो लगभग 10 से अधिक राज्य थे, लेकिन जो प्रमुख थे वो कौन कौन से? उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी, प्राच्य या पूर्व देश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। तो ये हुए कुछ प्रांत और उसके राजधानी। अब इसके कुछ अभिलेखों के बारे में देखते हैं। तो ये अभिलेख कौन कौन सा है? एक है शाहगौर अभिलेख। कौन सा? गोरखपुर का शाहगौर ताम्र अभिलेख। कौन सा? शाहगौर ताम्र अभिलेख। और महास्थान का अभिलेख, यह बांग्लादेश में है। इससे अशोककालीन, यह दोनों अभिलेख अशोककालीन है, प्राकृत भाषा में रचित है और ब्राह्मणी लिपि में। क्वेश्चन पूछा था कि महास्थान, बांग्लादेश का महास्थान अभिलेख और गोरखपुर का शाहगौर अभिलेख, शाहगौर अभिलेख, यह किसके समयकालीन है? तो यह अशोक के समकालीन है और इसकी भाषा है प्राकृत, लिपि है ब्राह्मणी। अशोक के मैक्सिमम जो है लिपि कौन से है? वो ब्राह्मणी लिपि और मैक्सिमम भाषा प्राकृत भाषा है। अगला है न्यायालय। न्यायालय किसके समय? तो मौर्य वंश के समय न्यायालय कैसा था? तो मौर्य वंश के समय में दो टाइप के न्यायालय थे। कौन कौन सा? एक धर्म स्थनीय न्यायालय और एक कंटक शोधन न्यायालय। धर्म स्थनीय न्यायालय जो दीवानी जो जिसमें दीवानी की चीज़ें दिखाई जाती थी, दीवानी से क्राइम से संबंधित चीज़ें, और एक कंटक शोधन जिसमें फौजदारी न्यायालय की देख रेख की जाती थी, मतलब फौजदारी मामलों की देखा रेखी करने वाला कंटक शोधन न्यायालय, और दीवानी न्यायालयों की दीवानी न्यायालयों में धर्म स्थनीय होता था। ये दोनों इसके नाम थे न्यायालय के। गुप्तचरों की दो संस्थाएं थी, गुप्तचरों की दो संस्थाएं थी। कौन कौन सी? तो पहली संस्था थी एक ही स्थान पर रहने वाले, देखिए गुप्तचरों की दो संस्थाएं थी, मतलब दो तरह के गुप्तचर थे। कौन कौन सा? एक संस्था और एक संचरा। संस्था और एक संचरा। जो गुप्तचर एक ही स्थान पर रहते थे उन्हें संस्था कहा जाता था, तथा जो गुप्तचर प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करते थे उसे संचर कहते थे। देखिए भ्रमण करना का मतलब होता है संचरण करना, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाले ऐसे गुप्तचर को संचरा, और एक ही स्थान पर रहने वाले, तो जो बस गए मतलब एक ही स्थान पर रहने, तो वो क्या हो गया? स्थापित है, तो ऐसे गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। तो गुप्तचरों के दो टाइप हो गए। कौन कौन सा? संस्था जो एक ही स्थान पर रहते थे, और संचरा जो भ्रमण करते थे। अगला है मेगास्थनीज के बारे में। देखिए अशोक के शासनकाल में नहीं, बल्कि कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त करवाया था, क्योंकि उसने अपनी पुत्री कार्नेलिया से विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य का। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यकालीन नगर प्रशासन और भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है एग्जाम में कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन और भारतीय समाज की जानकारी किससे मिलती है, तो यह मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है। गलती से भी आप अर्थशास्त्र नहीं मानेंगे। चाणक्य के अर्थशास्त्र वो सिर्फ दार्शनिक से संबंधित था, वो से नगर प्रशासन और भारतीय समाज की जानकारी नहीं मिलती है। नगर प्रशासन और भारतीय समाज की जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। किसकी? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के बारे में क्या कहा है, क्या नगर प्रशासन के बारे में क्या कहा है, और फिर जानेंगे हम भारतीय समाज के बारे में मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में क्या कहा है। तो पहले हम नगर प्रशासन के बारे में जान लेते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्य वाली 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्य वाली 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जो थी वो जनगणना से संबंधित थी। किससे? जनगणना से। छठी समिति बिक्री कर वसूल से संबंधित थी, मतलब कि सेलिंग टैक्स, सेल्स टैक्स से संबंधित थी छठी समिति। उसके बाद है इसमें भी जानकारी मिलता है कि करों की चोरी पर इसे मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर कोई टैक्स चोरी करता है तो टैक्स चोरी होने पर इसे उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य काल में करों की चोरी करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। नगर के पदाधिकारी अर्थात मौर्य काल में जो नगर के पदाधिकारी थे उन्हें एस्टिनोमोई कहा जाता था। क्या? एस्टिनोमोई कहा जाता था। तो ये है नगर प्रशासन के बारे में मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में मिलने वाली जानकारियाँ। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना होगा। कैसे? तो अभी जो हमने बताया इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या 2-3 बार आप देखिएगा तो याद हो जाएगा।
ठीक है, तो 2-3 बार याद देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको पक्का याद हो जाएगा। हमने नगर प्रशासन के बारे में जाना कि यह 30 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा होती थी। साथ ही आपको तीसरी समिति और छठी समिति याद रखना है। तीसरी में जनगणना, छठी में बिक्री कर असूल, बिक्री कर छिपाने वाले, कर को चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। अब मेगास्थनीज द्वारा वर्णित समाज, भारतीय समाज के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने भारतीय समाज के बारे में क्या वर्णन किया है। तो आइए हम ये भी देख लेते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से भारतीय समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब फिर से गलती नहीं करिएगा, किसकी गलती? चंद्रगुप्त ये भारतीय समाज के बारे में जानकारी अगर चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र बोलता है तो आप वहाँ रुक जाइएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र नहीं होगा, वो एक दर्शन शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक है, उसमें समाज के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार भारतीय समाज 7 श्रेणियों में विभाजित था। कितने? 7 श्रेणियों में विभाजित था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबली साल पूछ भी सकता है, ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 श्रेणियों में विभाजित था। ये 7 श्रेणी कौन कौन से हैं? पहला है दार्शनिक, कृषक अर्थात किसान करने वाला, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। देखिए इसे याद कैसे करिएगा, याद होगा या नहीं, ऐसा देखिए। सबसे पहले कृषक, कृषक के आसपास में होता है पशुपालक, ये दोनों हो गया खेती करने वाले। कारीगर जो कुछ बनाएगा वो कारीगर। उसके बाद आता है योद्धा जो युद्ध करेगा। निरीक्षक और मंत्री ये राजा के काम के हो गए। और दार्शनिक सबको संदेश देने वाला, सबको दर्शन देने वाला, मतलब दर्शन शास्त्र की जानकारी देने वाला, सबको धर्म शास्त्र की जानकारी देने वाला, ये निरीक्षक, ये दार्शनिक भी था। तो 7 कौन कौन से क्षेत्र हो गए? पहला कृषक, पशुपालक, देखिए एक साथ याद करिएगा तो याद हो जाएगा। कृषक, पशुपालक, कारीगर जो राज्य बनाता था, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। योद्धा, निरीक्षक, मंत्री को एक साथ याद करिए। कृषक, पशुपालक को एक साथ, कारीगर और दार्शनिक को एक साथ। कारीगर और दार्शनिक मतलब शिक्षक, दार्शनिक में शिक्षक आता है, कारीगर ये दोनों समाज निर्माण के लिए काम करते हैं, ठीक है। और कृषक, पशुपालक ये दोनों भोजन के लिए, योद्धा राज्य को बचाने के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से जो है आपको मेगास्थनीज के इंडिका में 7 विभागों में विभाजित किया गया भारतीय समाज को। अगला है, इसमें कहा गया है कि मौर्य काल में दास प्रथा के प्रचलन का अभाव था। क्या था? दास प्रथा के प्रचलन का अभाव था। चंद्रगुप्त मौर्य कुछ दिन खुद दास रहा था, इसलिए इसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही अपनी जाति से अलग पेशा कर सकता था। यह एक मनाही थे मौर्य काल में। इसकी जानकारी आपको इंडिका से मिलती है। कहाँ? किससे? इंडिका से मिलती है। इंडिका किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति जाति से बाहर शादी नहीं कर सकता था और न ही उससे अलग कोई पेशा चुन सकता था, कोई काम चुन सकता था। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हुआ मेगास्थनीज के समय इम्पोर्टेंट जो राज्य काम था वो। और भारतीय समाज और नगर प्रशासन, भारतीय नगर प्रशासन और भारतीय समाज के बारे में मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में जो दी गई है ये हो गई उसकी जानकारी। अब हम आगे देखते हैं अशोक के सारनाथ आश्रम को। अशोक ने बहुत सारे स्तंभ भी बनवाए थे, तो इसमें हम पहले सारनाथ अभिलेख को देखेंगे। अशोक के सारनाथ अभिलेख जो है, सारनाथ से क्वेश्चन पूछता है क्योंकि हमारा नेशनल एम्ब्लम है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, मतलब सारनाथ का जो है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग को सिंह चतुर्भुज कहा जाता था। क्या? इस अभिलेख के शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहा जाता है, मतलब इसमें 4 सिंह वाले मुख है, इसलिए इसे सिंह चतुर्मुख कहा जाता है। सारनाथ का स्तंभ, इसमें 3 ही सिंह हैं, ध्यान रखिएगा, 3 ही सिंह है, 4 नहीं बल्कि 3 ही है। 1 2 3 नहीं 4 है, क्योंकि सिंह चतुर्मुख कह रहा है तो 4 सिंह के 4 मुख होने के कारण इसे सिंह चतुर्मुख कहा जाता था। सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर सिंह की आकृति का प्रतीक है। अगर इसमें डाउट होगा थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हमको भी डाउट है इसमें कि 4 है या 3 है। अगला है इसकी प्रतिकृति, मतलब इसी को सारनाथ स्तंभ की प्रतिकृति को भारत सरकार द्वारा अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। तो सारनाथ के स्तंभ से भारत का प्रतीक चिन्ह लिया गया है। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं मौर्य काल के बारे में। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था?
तो अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 में पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान या सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। कौन सा? खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का साक्ष्य मिला है अनुराधापुर, श्रीलंका के अनुराधापुर में, जो कि पहले श्रीलंका की राजधानी थी। वहाँ से अशोक की प्राचीन ब्राह्मणी लिपि का साक्ष्य मिला है। अशोक का नाम, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से नाम के बारे में क्वेश्चन पूछता है। अशोक का नाम, तो यह मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उड्डेगोलम के लेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। किसका? तो अशोक के मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उड्डेगोलम में इसका नाम अशोक मिलता है। भब्रू अभिलेख में से इसने खुद को मगध सम्राट कहा है। एकमात्र अभिलेख भब्रू अभिलेख, इसमें इसने खुद को मगध सम्राट कहा है। तथा मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उड्डेगोलम में इसने खुद का नाम क्या बताया है? तो अशोक बताया है। इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तक्षशिला के बारे में कहा गया है कि तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का एक सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन सा? तक्षशिला सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कब? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ये हुआ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। आइए अब हम मौर्यकालीन कुछ व्यक्तियों और उनके नामों के बारे में जानते हैं। कौन? मौर्यकालीन कुछ व्यक्तियों और उनके प्रमुख नामों के बारे में। सबसे पहले चाणक्य से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे मेन जड़ तो यहीं थे। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। मतलब सभी योगदान चंद्रगुप्त मौर्य जैसे भी राजा बना, इसमें सर्वाधिक योगदान चाणक्य का है। चाणक्य किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य, चंडीपुत्र भी इन्हें कहा जाता है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त की पहचान सेंट कोर्स के रूप में भी की गई थी। अगला है अशोक। अशोक को प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है अमित्रघात के नाम से बिंदुसार, और एक और है आपको अभी कमेंट करके हमें बताइए कि एकराट। कौन सा? एकराट। ये आपको हम बताए थे नंद वंश में। एकराट की उपाधि या सर्वछत्रांतक की उपाधि किसने धारण की थी? ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बचे रह गए हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या क्या है? आइए। बिहार में पटना, कौन सा? पटना, वर्तमान पटना जो कि प्राचीन पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार, कौन सा जगह? बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से। तो बिहार के पाटलिपुत्र में बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में खुदाई की गई है। पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। कौन काल के? मौर्य काल के विशाल लकड़ी के विशाल भवन मिले हैं। कहाँ से? तो कुम्हरार से। कुम्हरार और बुलंदी बाग से। कुम्हरार और बुलंदी बाग से। कहाँ से? कुम्हरार और बुलंदी बाग से मौर्यकालीन क्या मिले हैं? भवन अवशेष मिले हैं। लकड़ी के बने हुए भवनों के अवशेष पाए गए हैं। इन्हें प्रकाश में कौन लाया? तो इसकी खोज स्पूनर ने किया। कौन? स्पूनर ने। बुलंदी बाग से, कहाँ? पाटलिपुत्र के बुलंदी बाग से, बुलंदी बाग नगर के परकोटे के अवशेष, बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष, कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष, मतलब राजा के रहने वगैरह के राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए। तो कुम्हरार में क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? उनका महल था जो कि लकड़ी का बना हुआ था। ध्यान रखिएगा, लकड़ी का बना हुआ महल था, न कि पक्के ईंटों से। और बुलंदी बाग में नगर के परकोटे का अवशेष मिला है। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था। ठीक है। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। ध्यान रखिएगा, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या किसने की थी? इसकी हत्या शुंग वंश की स्थापना करने वाले पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी। कब? 184 ईसा पूर्व में। कब? 184 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा कि बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था, नाम नहीं स्थान था। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने, मतलब एक व्यक्ति
जिसके बारे में कहा गया है कि 184 ईसा पूर्व में उसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की। वो इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। अर्थात पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की नींव डाली थी। किसकी? शुंग राजवंश की। अगला है स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से जो इसके सर्वश्रेष्ठ क्या कौन कौन से स्तूप है इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। किसके? सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। कहाँ? सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। किस स्तूप का आरंभिक काल? तो सांची मध्य प्रदेश का सांची स्तूप अशोक ने निर्माण कराया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। जबकि भरहुत का अभिलेख, भरहुत का स्तूप, भरहुत में भी एक अभिलेख और स्तूप दोनों है। तो भरहुत का स्तूप के सतना जिले में है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में। देखिए तो यहाँ ध्यान से, सांची भी मध्य प्रदेश में, भरहुत स्तूप भी मध्य प्रदेश में। इसका दोनों का निर्माण अशोक ने करवाया था। और इसके डेट की बात करें तो सांची स्तूप का डेट मिलता है कब? तो सांची स्तूप का डेट मिलता है आपको 3री शताब्दी ईसा पूर्व। कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व। जबकि भरहुत स्तूप का जो डेट मिलता है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग मिलता है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज किसने की? तो ये स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सांची तथा भरहुत अभिलेखों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 में इस स्तूप का पता लगाया। तो अमरावती स्तूप का पता कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने लगाया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सारनाथ का धामेक स्तूप। सारनाथ का धामेक स्तूप जो गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? तो सबसे पहले सांची स्तूप और भरहुत स्तूप दोनों अशोक ने बनवाया है। सांची स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व और भरहुत स्तूप 2री शताब्दी ईसा पूर्व। अगला फैक्ट है कुछ इम्पोर्टेंट और अभिलेखों के बारे में। ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में, ईसा पूर्व की कुछ शताब्दियों में, सिंपली इसमें यह ध्यान रखना है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह पता लगता है कि चंद्रगुप्त ने, कब? चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? दक्कन क्षेत्र में। तो यहीं जब रुद्रदामन ने अपना जूनागढ़ अभिलेख जब खुदवाया तो इसमें लिखा गया है कि मैं रुद्रदामन एक झील का, सुदर्शन झील का निर्माण, जीर्णोद्धार मतलब कि मरम्मत करवा रहा हूँ, जिसका निर्माण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ से पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तथा अशोक ने 3री शताब्दी में यहाँ से नहरें निकलवाई थी। शक छत्रप मतलब शकों के राजा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने झील की मरम्मत करवाई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा कि सुदर्शन झील की निर्माण किसने करवाई? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई। ठीक है। उसके बाद आइए, इससे नहरें किसने निकलवाई? तो अशोक ने इससे नहरें निकलवाई 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। और शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने झील का जीर्णोद्धार अर्थात मरम्मत करवाई थी। तो ये हुए हमारे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मौर्य वंश के बारे में। एक दो और बच गए हैं, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए, मतलब मैक्सिमम किस में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में। केवल 2 अभिलेख, कौन कौन सा? शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख। कौन कौन सा? शाहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख मिला है।
सरिकुना नामक स्थान से यूनानी अभिलेख मिला है। तो इन सभी के बारे में आपको सबको नहीं याद रखना है। कौन कौन याद रखना है? तो अधिकांश अभिलेख इसको कहाँ मिले हैं? तो अधिकांश प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में मिले हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी, कौन कौन सा? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी, मतलब खरोष्टी में 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भवन अभिलेख मिला है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में एक भवन अभिलेख मिला है तथा सरिकुना से यूनानी अभिलेख मिला है। सरिकुना से यूनानी अभिलेख मिला है। अब हम आपको मैप पहले भी दिखा चुके हैं, एक बार और दिखा देते हैं। ये मौर्य काल का मैप है और इस तरह से हमारा मौर्य वंश समाप्त हुआ और सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ भी लिया है। तो आज की वीडियो में अभी इतना ही नहीं रहेगा, अभी हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। अगर आप मौर्य वंश तक ही देखना चाहते थे तो ठीक है, अगर आप बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बीपीएससी द्वारा मौर्य वंश से पूछे गए सभी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। बीपीएससी द्वारा 1992 से लेकर 2020 एग्जाम तक, अभी तक जब हम वीडियो बना रहे हैं तब तक अभी 2022 का एग्जाम नहीं हुआ है, मतलब इसका अगला नहीं हुआ है, मतलब 2022 तक इसमें सम्मिलित है। 38वीं से लेकर के 66वीं तक कि सभी क्वेश्चन किस वंश के? तो मौर्य वंश से पूछे गए सभी क्वेश्चन के बारे में आइए हम पढ़ते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। अब सैंड्रकोट्स से, किससे? सैंड्रकोट्स के से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? मतलब कि सैंड्रकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की थी? तो यह विलियम जोन्स ने की थी। किसने? विलियम जोन्स। अगर आप हमारी क्लास को देखे हुए हैं तो आपको ये इजीली बन जाएगा कि सैंड्रकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक के ब्राह्मणी लिपि को या ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। देखिए ये बीपीएससी ने 2 बार पूछा हुआ है, यूपीपीएससी स्पेशल एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या है? इंडिका है। ये आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसमें भारतीय समाज और भारतीय नगर व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सा? इंडिका से क्या मिलती है? विदेशी, इसमें मौर्य इतिहास का एक प्रमुख स्रोत भी है और इससे मौर्यकालीन समाज और इसके नगर की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज का था। कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे। इन्हीं के नाम चाणक्य भी है। अगला है मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज किसका दूत था? अभी आपको ने बताया यह सेल्यूकस का दूत था। किसका? सेल्यूकस का। सेल्यूकस कौन था? तो सेल्यूकस ये सिकंदर महान का सेनापति था और उसका दूत था सेल्यूकस। सेल्यूकस का दूत था मेगास्थनीज जो किसके दरबार में रहता था? यह आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ। ध्यान रखिएगा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। जिसकी हत्या किसने की? तो इसकी हत्या शुंग वंश के संस्थापक किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी बृहद्रथ की हत्या करके मुगल साम्राज्य पर शुंग वंश की नींव डाली थी। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके। चलिए अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो देखिए रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। किसमें? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किसकी? इनमें की सभी उपलब्धियां वर्णित है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इनकी सभी उपलब्धियां वर्णित है। इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही होगा। ये देखिए ये दूसरे चैप्टर का है लेकिन फिर डाल दिया क्योंकि इसको आपको अलग से पढ़ना नहीं होता है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा लास्ट में व्याख्या भी कर देंगे। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? मतलब ये जो राजा दिए गए हैं इनमें से कौन जो है जैन धर्म के प्रति बहुत ही उसका झुका हुआ था? तो ये हो जाएगा खारवेल। कौन? खारवेल। ध्यान रखिएगा कौन? खारवेल। अब खारवेल कौन था? तो ये अभी आपको हमने बताया कलिंग का चेदी वंशीय शासक था। कौन? कलिंग का चेदी वंशीय शासक। देखिए अभी हमने आपको बताया कि चेदी वंश शासक या उड़ीसा में जो था कलिंग में, इसके बारे में कहीं ज़्यादा आपको व्याख्या नहीं मिलता है। तो आइए यहाँ से हम डिटेल में बता देते हैं। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था।
उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति बहुत झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। किसमें है? प्राकृत भाषा। तो आपको यहाँ हमने 2 अभिलेख बताया, कौन कौन सा? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और नेक्स्ट क्वेश्चन में मिला आपको खारवेल का कौन सा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। बस अगर इतना याद रहेगा नाम तो बाकी क्वेश्चन आप पकड़ लीजिएगा। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ये खारवेल का एकमात्र अभिलेख मिला है जो किस लिपि में था? यह प्राकृत भाषा में था। ठीक है, और इसका जो झुकाव था जैन धर्म के प्रति था। ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख तथा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये दोनों बस नाम याद रखना है कौन सा अभिलेख किसका है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? देखिए, तो खारवेल का संबंध 2 वंश था, एक चेदी वंश तथा चेदी वंश का जो संस्थापक किया था वो महामेघवाहन ने किया था। कौन? महामेघवाहन ने, इसीलिए इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। तो इस तरह से 2 ऑप्शन सही होने के कारण ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन का आंसर तो ई हो जाएगा, लेकिन ये किया कौन था? तो ये कौन कौन सा वंश? तो महामोघ वंश हो या चेदी वंश से संबंधित था। अब चूंकि 2 ऑप्शन सही है तो देखिए ई में क्या दिया है? उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब एक से अधिक। 2 ऑप्शन है इसलिए एक से अधिक आ जाएगा, मतलब ई ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महोगवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महोगवाहन वंश भी पड़ गया। तो चेदी वंश या महोगवाहन वंश ये आपको हम बता ही चुके हैं। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है, जो एकमात्र इस वंश का एकमात्र स्रोत है। अब आते हैं फिर से हम घूम फिर के कहाँ? तो मौर्य वंश पे। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश से संस्थापक किया था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने करके मौर्य वंश की नींव डाली। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसने? किसका? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो नंद वंश के पश्चात क्या? नंद वंश के पश्चात कौन सा वंश आया? तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश आया था। अंतिम नंद वंश का शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन हम अभी आपको पढ़ाए हैं वीडियो में कि वो किसके ग्रंथ में। तो अभी आपको हमने बताया कि विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में, किसके? विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है विशाख दत्त द्वारा लिखित, किसके? विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, आपको हमने पढ़ाया था जब क्लास जब लिए थे तो हम पढ़ाए थे कि विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज, क्या? नंदराज या वृषल तथा कुलहीन, नंदराज, वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो मगध का एकमात्र राजा कौन? धनानंद। कौन सा? धनानंद। धनानंद राजा सिकंदर के समकालीन था। जब सिकंदर पोरस से युद्ध करने हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था कहाँ पे? झेलम नदी के किनारे। तो उस समय मगध का राजा घनानंद था। हालांकि चंद्रगुप्त राजा अभी तक नहीं बना था उस समय तक, ये बात ध्यान रखना है आपको। चंद्रगुप्त अभी संघर्षरत था, लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर के सिकंदर को वापस भेज दिया था, राजा न रहते हुए भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना हुआ था? अभी कुछ देर पहले हमको पढ़ाए हैं कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। किसका? लकड़ी का। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है। क्या? इसका ऑप्शन सी सही है। यह बीपीएससी प्री 1996 का पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? देखिए इसमें थोड़ा सा मतभेद भी है, एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से मौर्य राजा, कौन सा मौर्य राजा? चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अब इसकी थोड़ा सा व्याख्या करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी समझ में आ सके। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था।
दक्षिण भारत की इसने विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों जैन एवं तमिल साक्ष्य से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग ही विजय की थी। मतलब एकमात्र जगह जो कलिंग ही था जहाँ पे अशोक ने विजय की थी, और बाकी जगह युद्ध नहीं लड़ा था। और इसका बाद अशोक के पहले जो था, अशोक के पहले कौन सा था, तो अशोक के पिता कौन, बिंदुसार, उसने युद्ध तो लड़ा ही नहीं था। अतः इस स्थिति में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है। बिंदुसार एक विजेता राजा नहीं था, वो सिर्फ शासन ही किया था। तो देखिए अशोक के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो आप किसके साथ जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर है। तो अभी आपको हमने बताया 2 अभिलेखों के बारे में, कौन सा, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किसका, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, या कलिंग शिलालेख, मतलब ये कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और दूसरा दक्षिणी राजा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये कहाँ था, ये दक्षिणी राज दक्कन क्षेत्र में था। तो इसी अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तभी तो उसने कहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो ये हो गया आपका आंसर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर ही था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख आपको हम पढ़ा चुके हैं कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य खुद तो गया ही नहीं होगा, तो उसने मौर्य के मतलब अपने चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक, मतलब उसके प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहाँ सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अब चंद्रगुप्त खुद नहीं गया था, उसका जो वहाँ का शासक था, उस प्रांत का शासक था, उसी पुष्यगुप्त ने वहाँ सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर ने वहाँ जलाशय में बहुत सी नहरें बनवाई थी। तो देखिए इसके गवर्नर को नहीं याद रखना है, या याद भी रख सकते हैं अगर आपको यूपीएससी तक जाना है तो। नॉर्मल एग्जाम के लिए आप इतना भी याद रख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया, अशोक ने उससे नहर निकलवाई और रुद्रदामन ने उसमें मरम्मत करवाया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो देखिए अशोक का साम्राज्य पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा अशोक का, तो अफगानिस्तान था, क्योंकि अफगानिस्तान दहेज में मिला था किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला है बिहार था, क्योंकि बिहार तो खुद ही मगध के अंदर ही आता था, यहीं की राजधानी भी थी। कलिंग की बात करें तो कलिंग को अशोक ने जीता था अपने राज्याभिषेक के 8वें साल में। श्रीलंका विजय का कोई अभिलेख नहीं है, वहाँ उसने अपनी बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को सिर्फ प्रचार करने के लिए भेजा था धर्म, कौन सा, बौद्ध धर्म का। इसलिए इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह श्रीलंका इसमें सम्मिलित नहीं था। देखिए अब यहाँ कुछ व्याख्या भी नीचे हमने दे दिया है कि श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रकर्णी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को पर्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। लेकिन देखिए यहाँ एक गलती दिया है, चोल की जानकारी नहीं थी, आपको हम जब पढ़ाए थे तो बताए थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा मतलब बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कब, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति मेघालीपुत्र की अध्यक्षता में। तो ये आपको हम बता चुके हैं। देखिए अब ये पता कैसे चलता है, तो सिंहली अनुश्रुति, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मेघालीपुत्र के अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता हुई थी, आयोजन हुआ था। अब आपको बताना है कमेंट करके कि इसमें कौन सा उद्देश्य पूरा किया गया था, मतलब कौन सा बुक लिखा गया या कौन सी घटना हुई थी, महत्वपूर्ण घटना जो आपको हम पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त, देखिए इसमें कुछ नहीं दिया है, तो आप क्या जाए किसके साथ जाएंगे, क्योंकि इसने अलग अलग भाषाओं में भी क्या किया है, अपने शिलालेखों को लिखा है। तो आपको यहाँ क्या दिएगा, प्राकृत भाषा के साथ दिएगा। कौन सा, प्राकृत भाषा के साथ। और लिपि कौन सा हो जाएगी, लिपि हो जाएगी आपकी ब्राह्मणी। तो आपको हम अभी पढ़ा भी चुके हैं कि अशोक के शिलालेखों में देखिए यहाँ प्रयुक्त भाषा, तो अधिकतम जिसमें होगा उसी के साथ जाएंगे, तो कौन सा होगा, प्राकृत भाषा। और लिपि कौन सा जाएगी, ब्राह्मणी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किसके बने थे, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन केवल 2 अभिलेख, कौन कौन से, तो वो 2 अभिलेख हैं
शाहबाजगढ़ी और मानेसरा। कौन कौन सा? शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, और अगला है मानेसरा, मानेसरा। ये सभी की लिपि क्या है? ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी लिपि में ये लिखे गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये खरोष्ठी लिपि में शाहबाजगढ़ी और मानेसरा। बाकी सब अभिलेख क्या है? तो बाकी सब अभिलेख प्राकृत भाषा में, और लिपि कौन सी है? तो उनकी लिपि है ब्राह्मणी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी? दाहिने से बाएं लिखी जाने वाली लिपि खरोष्ठी थी। कौन सी? खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि को दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत, देखिए इसमें दिया भी है, प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय जॉन मैसमन, प्रिंसेप नॉर्सन, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों का है। यह उत्तर पश्चिम भारत की मुख्य लिपि थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम इस व्याख्या देखेंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में वीडियो में हमने आपको नहीं पढ़ाया था। इसके बारे में हम बताते चले कि अशोक धम्म, अर्थात धम्म का मतलब ही धर्म था, एक नैतिक संहिता थी। अशोक का जो धम्म था वो एक नैतिक संहिता थी। इसमें अशोक अपने दूसरे और सातवें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। देखिए ये अपने भाषा में दिया, हम हिंदी में समझाते हैं। कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में कौन कौन सा? इसके धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता, इन तीनों चीज़ों का निहित किया गया अशोक के धम्म में। शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप देखिए, कौन सा क्वेश्चन? आपके ऊपर आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो हमने अभी देखा शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता, ये तीनों है, लेकिन राजा के प्रति वफादारी नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर तो ई होगा, क्योंकि एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही हो रहे हैं। साथ ही अगर पूछता क्या नहीं है तो क्या हो जाता? राजा के प्रति वफादारी हो जाता, क्योंकि यह नहीं है। क्वेश्चन ऐसे चेंज करके पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है। अब बताइए मगध सम्राट किस में कहा गया है? तो अशोक ने खुद को मगध सम्राट सिर्फ एक ही जगह किया है। कौन सा जगह? तो भब्रू अभिलेख में। अशोक ने भब्रू अभिलेख, कौन सा अभिलेख? भब्रू अभिलेख में खुद को क्या बताया है? मगध सम्राट बताया है। तथा दो अभिलेख मास्की एवं गुर्जरा में खुद को अशोक बताया है, मतलब उसमें उसका नाम अशोक मिलता है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, व्याख्या भी दिया हुआ है। भब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। और साथ ही साथ हमने बताया कि इसके दो और मास्की और गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक का सामान्यतः मतलब अधिकतर जगह उसका नाम प्रियदर्शी मिला है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? बी सही हो जाएगा। लेकिन कहाँ कहाँ नहीं मिला है? तो मास्की तथा गुर्जरा में अशोक नाम मिला है, और अभी हमने आपको बताया कि भब्रू अभिलेख में इसने खुद को मगध सम्राट कहा है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। अशोक ने, अब व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। अशोक ने अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय कहा गया है। देवनाम प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, तथा राजा अधा आदि की उपाधि से संबोधित किया गया है। पुराणों में से अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में से अशोक वर्धन कहा गया। ये सारी चीज़ें हम व्याख्या रूप में आपको वीडियो में जो क्लास किए थे, मतलब लिए थे, तो उसमें पढ़ाए हुए, मतलब पिछले क्लास में, तो आप उसको जरूर देखिएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ध्यान से देखिएगा। आर्थिक जीवन, अब आपको हम बता चुके हैं कि अर्थशास्त्र में आर्थिक जीवन बिल्कुल भी नहीं है। उसमें क्या दिया गया है? यह राजनीति से संबंधित है, और इसमें आपको सामाजिक जीवन भी नहीं है, उसमें राजनीतिक है और विदेश नीति दिया गया, और राजा के सप्तांग सिद्धांत भी दिए गए हैं। साथ ही इसमें दर्शन शास्त्र से भी संबंधित चीज़ें हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें राजनीतिक नीतियाँ हैं। क्या है? राजनीतिक नीतियाँ हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, यह एक राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है।
तो चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, हमने आपको बताया कि यह शासन मतलब राजनीति से संबंधित है, तो शासन के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है। साथ ही इसमें राजा के सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें विदेश नीति के बारे में बताया गया है कि उसके विदेश वाले राजाओं से या पड़ोसी राजाओं से कैसा नीति होना चाहिए, मित्रतापूर्वक होना चाहिए, तो इसमें विदेश नीति की भी चर्चा की गई है। तो इस तरह से इसका बी और सी दोनों सही है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ई होगा, क्योंकि एक से अधिक इसमें क्या है, ऑप्शन सही है। आइए इसकी व्याख्या हम देखेंगे जरूर, इसकी व्याख्या करना भी जरूरी है। देखिए, कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत भी दिया गया है। कौन कौन सा? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन, एक कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में, ये 7 कौन से थे? तो पहला देखिए, हम याद करवाए थे आपको कैसे, कृषक, खेतिहर में आ जाएगा कृषक, कौन सा? कृषक और पशुपालक, कृषक और पशुपालक, ठीक है। इसको दो एक साथ याद रखिए। दार्शनिक, कौन सा? दार्शनिक और शिल्पकार, दार्शनिक और कारीगर या शिल्पकार, कारीगर या शिल्पकार। तो देखिए, 2 वहाँ 2 यहाँ। शिल्पकार, ये दोनों देखिए, ये भोजन के लिए कार्य करते हैं, ये समाज को रचने बनाने के लिए काम करते हैं, दार्शनिक और शिल्पकार। ये 4 हो गए, बच गए 3 में एक योद्धा आएगा, योद्धा जो रक्षा करेगा, योद्धा एक निरीक्षण करेगा, राज्यों का निरीक्षण करने वाला एक निरीक्षक, तो ये हो गए 6। और एक और आपका बच गया सभासद, मतलब सभी जो सभाओं के जो पति थे ये सभासद। तो इस तरह से 7 भागों में विभाजित किया गया था मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त कालीन मौर्यकालीन समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी बीपीएससी का पूछा हुआ है, देख लीजिए कब का पूछा हुआ है। यह बीपीएससी पीरी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किस विशेष रूप से किया गया है? तो मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से कहाँ किया गया है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया। इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी दिया है, उसमें नहीं जाएंगे। यहाँ क्या होगा? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका ही होगी, क्योंकि बीपीएससी ने भी इसका आंसर डी ही माना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन पूछा है, ध्यान रखिएगा, प्रशासन का वर्णन इसमें इंडिका से मिलता है। किसमें? पाटलिपुत्र के नगरीय व्यवस्था और प्रशासन, साथ में समाज की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इन सब की जानकारी हमें इंडिका से मिलती है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर परिषद के 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया और नगर के पदाधिकारियों को एस्ट्रोनॉमी कहता था। नगर के जो पदाधिकारी थे उनको एस्ट्रोनोमी कहता था, एस्ट्रोनोमोई कहता था, ठीक है। अब अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करेगा आपको। देखिए, सबसे पहले उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया, कौन? आर्यक वंश का उदयन ने, और यहाँ पाटलिपुत्र अपना राजधानी लेकर आए, ठीक है। फिर यहाँ से पाटलिपुत्र से राजधानी कौन? पाटलिपुत्र से राजधानी चला गया आपको वैशाली। कहाँ गया? वैशाली। ये कौन ले गया? शिशुनाग ने। कौन? शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश की जब स्थापना की तो वह वैशाली ले गया, लेकिन वैशाली के बाद फिर कौन? काला अशोक ने वैशाली से फिर राजधानी पाटलिपुत्र लाया। कहाँ से? पाटलिपुत्र। और फिर पाटलिपुत्र के बाद हमेशा ही पाटलिपुत्र राजधानी रह गया। तो इन चारों में आपको पूछना, देखिए उन तीनों जो हम बताए उसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं था। अब उसके बाद जो राजधानी पाटलिपुत्र नहीं लगी, तो सबसे पहले इन चारों में सबसे पहले चंद्रगुप्त ने लगाया था। कनिष्क तो कश्मीर में था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बिहार में था ही नहीं। अशोक चंद्रगुप्त से पहले, क्योंकि सर्वप्रथम बताना है तो चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा, अगर नहीं तो सर्वप्रथम नहीं रहता तो ये भी दोनों होता। तो इस क्वेश्चन में इस ऑप्शन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर होगा।
अब देखिए इसका व्याख्या भी यहाँ दिया हुआ है। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हार्यक वंशी उदयन ने की थी और अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र लाई थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं आता। चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। तो इस तरह से मौर्य वंश से संबंधित सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसा लगा। साथ ही अगर आप किसी और टॉपिक के क्वेश्चन चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।